गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव जेट क्लासेज। बच्चों, पिछली कक्षा में या उससे पिछली कक्षा में अपन ने डिस्कस किया था प्रोपोगेशन के बारे में। उसी कड़ी में आगे उसका एक प्रकार है जिसको बोलते हैं दाब विधि, लेयरिंग मेथड। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले 3 शब्द देखना आप, उनमें मुझे अंतर आप बताना। एक तो है लेयर, दूसरा है लेयर्स और एक है लेयरिंग, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेयर हिंदी में यदि इसको कहें तो परत, परतों को हम क्या कहते हैं? लेयर, सामान्य सा अर्थ है। दूसरा जो लेयर्स है, ये एनिमल हस्बेंड्री जब अपनी चलेगी तब वहां चर्चा करेंगे। लेयर्स क्या होता है? ये होता है अंडा देने वाली मुर्गी। तो लेयर क्या हो गई? परत। लेयर्स क्या हो गई? अंडा देने वाली मुर्गी। और लेयरिंग क्या हो गई? ये एक प्रोपोगेशन मेथड है, प्रवर्धन की एक विधि है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दिखने में ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं। अब यहाँ यदि बात करें लेयरिंग की, तो लेयरिंग होता क्या है? यह एक प्रवर्धन की विधि है जिसके अंदर पौधे का कोई भाग भूमि के संपर्क में आ जाने से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसे बोलते हैं लेयरिंग। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, यानी जितने भी इसमें मेथड आएंगे ना दाब विधि में, उन सब में एक सिद्धांत होगा, वो समान रूप से सभी में लागू होगा। क्या सिद्धांत होगा? पहली बात तो जो भी अपने पास कलम होगी उसमें जो भी शाखा होगी, तो कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनका मान लो कि जो स्टेम है ना वो भी मुलायम होता है, उसको मोड़ा जा सकता है, वो भी है। बाकी तो जो ब्रांच होती है ना उसी को काम में लिया जाता है। इसमें तो होगा क्या, लेयरिंग मेथड में जो भी ब्रांच हम काम में लेंगे नए पौधे के निर्माण के रूप में, वो क्या होनी चाहिए? 4 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। पहली बात, जब लेयरिंग शुरू कर देते हैं तो लेयरिंग करते ही लगभग 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह में फूटान शुरू हो जाता है। ध्यान दें। फिर यदि बात करें तो 4 से 6 माह पुरानी लेनी है शाखा। अगली बात, 1 से 2 सप्ताह में उसमें फूटान शुरू हो जाते हैं, जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तीसरी बात है कि इसको ट्रांसप्लांट कब करेंगे, स्थानांतरण कब करेंगे? तो ट्रांसप्लांट की यदि बात करें, यदि हम लेयरिंग कर दिए तो लेयरिंग करने के बाद जब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे वो लगभग 45 डेज बाद, यानी लगभग 45 दिन में ये ट्रांसप्लांटिंग के लायक हो जाती है। यहाँ देखना आप, जैसे ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, इसमें से ये ब्रांच निकली हुई थी, ठीक है, यहाँ से ब्रांच निकली हुई है, ये यहाँ ज़मीन के टच में आ गई, भूमि के टच में आ गई। तो हमें पता है कि जैसे ये भूमि के टच में आती है, यहाँ बड्स होती हैं, कलिका होती हैं, वो ज़मीन के टच में आते हैं, यहाँ क्या निकलना शुरू हो जाता है? जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और यहाँ एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यहाँ एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से ये जो ले रहे हैं ना अपन, ये जो ब्रांच है जिसको हम नए पौधे के रूप में उगाएंगे, तैयार होगा तब, वो ये ब्रांच 4 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। जितनी मेथड उनमें ये बात लगभग समान रूप से लागू होगी। दूसरी बात, 1 से 2 सप्ताह में ये जो फूटान है ना, इसकी बात करें तो ये 1 से 2 सप्ताह में फूटान शुरू हो जाता है, यानी 7 से 15 दिन में। तीसरी बात है ट्रांसप्लांट। मान लो कि ये पौधा तैयार होगा यहाँ पर, यानी ये करने के बाद जब हमने यहाँ पे प्रोपोगेशन शुरू कर दिया था, उसके बाद कितने दिन बाद इसको हम यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा सकते हैं? तो वो है 45 दिन बाद। एक और, इसमें जब भी हम यहाँ से छाल हटाएंगे, यानी इसको छाल हटा के फिर मिट्टी में दबाना है, तो जैसे ही यहाँ से छाल हटाएंगे तो छाल कितनी दूरी में हटाएंगे? चौथी बात, ये छाल हटाएंगे वो लगभग 2.5 सेमी आकार की छाल हटाएंगे। आ गई होगी बात समझ में? ये इसका प्रिंसिपल है।
और एक मेथड में यही लागू होगा। अब देखते हैं इसमें विधियां कौन कौन सी कि करते कैसे हैं। लेयरिंग की दाब कलम की यदि बात करें, दाब कलम क्यों करें, दाब का मतलब यहाँ दाब लगा रहे हैं, दबा रहे हैं इसको भूमि में। तो दाब कलम की विधियों की यदि बात करें तो जिस आकार में जब हम कलम लगा देते हैं, शाखा को लगा देते हैं और लगाने के बाद जैसी उसकी आकृति दिखाई देती है उसी आधार पर उसका नाम रख दिया गया है। जैसे पहला नाम, पहला है इसमें सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग यानी साधारण दाब। देखना साधारण दाब कैसे होगा। ये अपने पास एक प्लांट है, ये प्लांट, ठीक है। अब ध्यान ये रखिए कि जो मुलायम शाखा होती है ना उसी को काम में लेते हैं, क्योंकि 4 से 6 महीने में वो ज़्यादा टाइट नहीं होती, आसानी से बेंड हो जाए, नहीं तो टूट ही जाएगी, आराम से बेंड हो जाए, टूट नहीं जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मान लो कि ये एक ब्रांच आई, ये ब्रांच चल रही है, इसको जमीन में यहाँ से लगभग यहाँ से ये इस जगह 2.5 सेमी छाल हटा देंगे, ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे लगभग 10 से 15 सेमी ऊपर, 2.5 सेमी इसकी छाल हटा देंगे। और इधर भी ऐसा कर सकते हैं सेम इसकी तरह। तो 2.5 सेमी छाल हटा दी। उसके बाद क्या होगा कि लगभग 1 से 2 सप्ताह में यहाँ फूटान शुरू हो जाता है, यहाँ फूटान शुरू हो जाता है एक नए पौधे के रूप में। अब यहाँ ध्यान देना आप, ये यहाँ से भी एक नया पौधा तैयार हो सकता है यहाँ से, पर इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से, ये देखो ये तैयार है, तो ये ज़्यादा मजबूत है, पहले से रेडी है। तो अपने को ये जो नया तैयार हो रहा है ना उसकी आवश्यकता नहीं, इसको हम काट देंगे। इसी को यहाँ से कट करके, क्योंकि इसमें जड़ें उगी हुई हैं, इसको या तो यहीं उगा सकते हैं या फिर दूसरी जगह भी इसको काम में ले सकते हैं। तो ये किस में काम आएगा, सिंपल लेयरिंग। ये जो विधि है इस तरीके से वो किस में काम में ली जाएगी, जो आराम से बेंड हो सकती है जिसकी शाखा। जैसे उदाहरण के लिए यदि बात करें इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, चमेली, मोगरा, बोगनविलिया और अगला है कलेडेंड्रम, कलेडेंड्रम, ये इसके उदाहरण। इसके अलावा जूही भी होता है, जूही, जूही पादप का नाम है, यहाँ जूही से मतलब जूही चावला नहीं है। तो ये क्या हो गई, सिंपल लेयरिंग। दूसरी यदि बात करें तो दूसरी है कंपाउंड लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित लेयरिंग, मिश्रित दाब विधि। इसमें होता क्या है, जैसे ये एक प्लांट है, इससे ये एक ब्रांच जा रही है यहाँ से, ये एक ब्रांच जा रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जमीन में पूरी जो ये ब्रांच जा रही है उसके जितनी इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे ज़मीन के पास में ले जाके दबा देते हैं। 2.5 से 3 सेमी छाल निकाल के, लगभग 2.5 से 3 सेमी छाल निकाल के इसको ज़मीन में दबा देते हैं। और दबा देने के बाद कुछ समय बाद, यानी कि 1 से 2 सप्ताह बाद, इस जगह पे क्या होती है, जड़ें निकल आती हैं, रूटिंग, फिर शूटिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक नए पौधे के रूप में तैयार हो गया। वही बात 45 दिन बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहें तो, नहीं चाहे तो जहाँ लगे हुए हैं वहाँ भी कर सकते हैं। पर यहाँ आप देखना, इसमें यानी कि सिंपल लेयरिंग, साधारण दाब और मिश्रित दाब, इसमें कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, एक अंतर है।
यदि मैं इस पोर्शन को यहाँ से हटा दूँ इधर वाले को, तो क्या ये सेम टू सेम इसकी कॉपी नहीं है? कैसे कि इसमें जो साधारण दाब है उसमें एक जगह से छाल हटा के दबाया गया है, लेकिन इसकी यदि बात करें सर्पाकार की तो इसमें एक से अधिक जगह पर 2.5 सेमी छाल हटा के मृदा में दबा दिया जाता है। ठीक है, तो इस जो कंपाउंड लेयरिंग है इसका एक दूसरा नाम भी होता है सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग। अब देखो इसमें लिखा हुआ तो अंग्रेजी में है, लेकिन सर्प हिंदी में ही कहते हैं। सर्प का मतलब सांप। इसको यदि आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही सांप की तरह झूलता हुआ नजर आएगा, दिख रहा होगा आपको। इसकी आकृति सांप जैसी है, इसीलिए इसको आकृति जो दाब विधि है इसका दूसरा नाम कंपाउंड लेयरिंग के अलावा सर्पेंटाइन लेयरिंग है। इसके यदि उदाहरणों की बात करें तो वही एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी, एक है इसमें चमेली, जास्मिन जिसको बोलते हैं, एक है मोगरा। स्ट्रॉबेरी, चमेली, मोगरा। तो इस तरीके से ये साधारण दाब, कंपाउंड लेयरिंग। अगला जो प्रकार है इसका वो है टिप लेयरिंग। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं इनमें, यदि समझने का प्रयास करें तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि जीवन भर इनको नहीं भूला जा सकता, लेकिन हमारी पांचों इंद्रियां एक जगह नहीं होती, पढ़ते वक्त वो कहीं और ही सैर कर रही होती हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो साधारण चीज़ होती है वो भी हमें याद नहीं हो पाती, कई बार 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 उसको समझते रहते हैं और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि समझाने वाला परफेक्ट हो और समझने वाले का पूरा ध्यान हो तो 95% चीज़, कोई चीज़ पढ़ाई हुई एक बार यदि आपने पढ़ ली तो फिर दोबारा नहीं भूल सकते, लंबे समय तक नहीं भूल सकते। ये दोनों गुण है, यदि समझाने वाला क्लियर तरीके से उसको समझाते कि यह है क्या, और समझने वाले के पांचों इंद्रियां यहाँ उपस्थित रहें, कहीं ख्यालों में नहीं खोए रहें, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, याद हो जाएंगी। तीसरी यदि बात करें तो है टिप लेयरिंग। टिप का मतलब होता है सिरा। सिरे की यदि बात करें तो सिरा कहाँ होता है? सिरा होता है ऊपर की तरफ। टिप लेयरिंग सिरे की यदि बात करें कुछ इस तरीके से, तो तीसरी विधि कौन सी हो गई? टिप लेयरिंग, यानी सिरा दाब। समझने का प्रयास करें, ये एक पौधा है, इस पौधे में यहाँ से एक ब्रांच निकली, एक शाखा निकली और यहाँ जाके टिक गई, यहाँ जाके टिक गई। अब यहाँ आप देखना कि जो टिप होता है ना, ऊपर वाला भाग, उसमें भोजन संग्रहित होने के कारण फूला हुआ होता है, और ये जब जमीन के संपर्क में आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डाइल से में छाल हटा देंगे और हटा के इसको कहाँ दबा देंगे? जमीन में दबा देंगे। यहाँ से इस टिप से यहाँ से दबा देंगे। हमें पता है कि जब इसको ज़मीन हम दबाते हैं तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पैदा हो जाते हैं जो कि क्या करते हैं? रूटिंग एंड शूटिंग, यानी जड़ और ऊपर वाला भाग इसमें पैदा हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, लगभग 1 से 2 सप्ताह में क्या होगा, जड़ों का विकास हो जाएगा और लगभग 1.5 महीने बाद ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो टिप का मतलब सिरा, यहाँ से इस सिरे को यहाँ दबा देंगे, दबाने से इसमें जड़ यानी रूट और ऊपर वाला भाग शूट, उन दोनों के गुण उत्पन्न हो जाएंगे, जड़ और प्ररोह के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। इस वजह से ये एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा के, यहाँ से काट के दूसरी जगह स्थापित कर सकते हैं। इसके यदि उदाहरणों की बात करें तो रोजबेरी, रास्पबेरी और है ब्लैकबेरी। ये इसके उदाहरण हैं। ध्यान दें आप लोग, समझने में ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, पर एग्जाम की दृष्टि से जो मुख्य है इसमें जो बात, वो है आपकी ये उदाहरण।
एग्ज़ाम में कितनी बड़ी एग्ज़ाम हो, जेट ICAR BHU या इसके अलावा भी, तो इसमें होता क्या है कि ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसका आप ध्यान दें। अगला जो है इसमें प्रकार वो है आपका खाई, खाई दाब या नाली दाब, इसको बोलते हैं ट्रेंच मेथड, ट्रेंच लेयरिंग मेथड। खाई दाब या नाली दाब, नाम से स्पष्ट है, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में ये ब्रांच है यहाँ से, तो इस ब्रांच को हम क्या करते हैं नीचे से, यानी जो ब्रांच ज़मीन के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, पास में है, इस ब्रांच को हम पकड़ के ज़बरदस्ती करके क्या करेंगे, ज़मीन में दबा देंगे, नीचे दबा लेंगे, इसको पकड़ के ज़बरदस्ती करके नीचे दबा लेंगे, जिससे क्या होगा, जब इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, इसको दबा दिया जाएगा, तो ये अब जो ब्रांच है ये पूरी ही ब्रांच मिट्टी में दबी हुई है। उनमें जो हो रहा था कुछ एक भागों से हम दबा रहे थे, यहाँ पूरी ब्रांच दबी हुई है। तो कुछ जगह पर जहाँ इसमें नोड्स हैं, जैसे यहाँ नोड्स हैं, यहाँ नोड्स हैं, उन नोड्स की वजह से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, फिर इसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से नए पौधे का निर्माण हो गया। तो अब इसमें ये जो है ना, खास करके जो बादाम होता है ना, बादाम, इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल वो है बादाम। तो बादाम में जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक की हम बात पहले भी कर चुके, मूल वृंत, बादाम में मूल वृंत तैयार करने के लिए खास करके इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली यदि बात करें इस विधि में, तो वो है आपकी स्टूल या माउंड लेयरिंग, स्टूल या माउंड लेयरिंग। स्टूल या माउंड लेयरिंग का मतलब होता है ढेरी दाब। हिंदी के शब्दों को आप देखें तो देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि ये इसका अर्थ कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से यदि बात करें तो अगला जो मेथड है, अगला मेथड है आपका स्टूल या माउंड, माउंड लेयरिंग, इसको बोलते हैं स्टूल या माउंड लेयरिंग या डेरी दाब। आप हिंदी और इंग्लिश के दोनों शब्द ध्यान रखेंगे। रीज़न क्या है कि पिछले 2 साल पहले यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टूल लेयरिंग किस फल वृक्ष में किया जाता है। तो मान लो वहाँ डेरी दाब नहीं दिया तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे और ये प्रश्न आते हुए भी आप इसको गलत कर देंगे। तो प्रयास ये करें कि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे इसको हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें। तो होता क्या है इसमें कि जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसको ज़मीन से लगभग 15 से 20 सेमी, ज़मीन से लगभग 10 से 15 सेमी या 15 से 20 सेमी, 10 से 15 सेमी ऊपर यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद कुछ इसकी कंडीशन ऐसी होगी, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि किसी पेड़ को हम नीचे से ज़मीन से ऊपर से काट देते हैं तो उसमें नई जो ब्रांचेज होते हैं छोटी छोटी वो फूटने लग जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये निकलने लग गई, इसमें ये निकलने लग गई, जब ये ब्रांचेज इसमें निकलने लग गई उस वक्त हम क्या करेंगे, इसको मिट्टी से कवर कर देंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे। जब ये सुषुप्त अवस्था में हो तब इसको काटेंगे यहाँ से, और काटने के बाद जब ये दोबारा से फूटान हो जाए हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। और जब इसको मिट्टी से कवर कर देंगे तो हमें पता है कि इस पर कुछ नोड्स होंगे, यहाँ इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी
कि जैसे ये पौधा है, ये पौधा है और इस पे ये ब्रांचेज पहले थी, इस पे छोटी छोटी फूटी हुई थी, और इस पौधे के ऊपर जब हमने मिट्टी डाल दी तो मिट्टी डालते ही इसमें जड़ उत्पन्न करने का गुण पैदा हो जाएगा। और यहाँ क्या होंगे, इसमें नोड्स होंगे, यहाँ क्या होंगे, नोड्स होंगे, जिसकी वजह से इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी, जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। और इनको हम किसके रूप में काम में ले सकते हैं, एक नए पौधे के रूप में इनको काम में ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टूल या डेयरी दाब या माउंड लेयरिंग। तो इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका आ चुका है एग्जाम में, क्या है वो, अमरूद, स्टूल या माउंड लेयरिंग। अगली यदि बात करें तो इसकी अगली विधि है, ध्यान देना, अगली विधि है एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है चाइनीज लेयरिंग भी होता है, मार्कोटेज लेयरिंग भी होता है, वायु दाब विधि, क्योंकि एयर का मतलब क्या होता है, एयर यानी वायु, या गूटी दाब, गूटी दाब विधि। चाइनीज लेयरिंग बोलते हैं क्योंकि इसका विकास चाइना में हुआ। होता क्या है इसमें कि जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये एक ब्रांच जा रही थी, इस प्लांट में ये एक ब्रांच जा रही थी, तो इस ब्रांच के ऊपर ये एक दूसरी ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, यहाँ से 2.5 सेमी छाल हटाएंगे और 2.5 सेमी छाल हटा के वही पहले जैसी कंडीशन, यहाँ से 2.5 सेमी छाल हटा के इस पे क्या करते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये एक ब्रांच है जिस पे सेकेंडरी ब्रांच है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ से छाल हटाया, तो छाल हटाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक तो लगाते हैं चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, और एक लगाते हैं स्पैगनम मोस, स्पैगनम मोस, या इसको गीली मोस घास भी कहते हैं। वो इस जगह पर लगा देते हैं, इस जगह पर लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसको यानी कितना लेना है, ये जो दोनों सामान में कितना है, मुट्ठी के रूप में लेते हैं, इतना लेते हैं, मुट्ठी के रूप में लेके यहाँ लगा देते हैं, दबा देते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, गुट्टी या मुट्ठी ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, तो इस वजह से इसको गुट्टी दाब बोलते हैं। फिर चिकनी मिट्टी क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि ये चिपक जाती है, पकड़ लेती है उसको। स्पैगनम मोस या स्पैगनम घास क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इसको यहाँ लगा देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे तो होगा क्या कि इसको नमी की आवश्यकता पड़ेगी, और जो स्पैगनम घास होती है उसकी एक विशेषता होती है, कभी आपने देखा हो तो नीचे से इसकी जड़ें सूख जाती हैं लेकिन इसके बावजूद ऊपर से हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वाटर जो अवशोषण क्षमता होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा दिनों तक वाटर को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि यहाँ इसको आवश्यकता पड़ेगी पानी की, तभी तो इस पर जड़ें उत्पन्न होंगी। तो इसलिए स्पैगनम मोस की बात करें और चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी क्या है कि यहाँ चिपक जाती है, और स्पैगनम मोस जो होती है वो स्पैगनम मोस में एक विशेष गुण होता है कि ये नमी को अवशोषित कर लेती है, जिसका उपयोग हम यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ नमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में ये पानी उड़ के नहीं जाए। तो ये जो क्रिया की जाती है कहाँ करी जा रही है, हवा में करी जा रही है, इसलिए वायुदाब कहते हैं। और ये जो आकार है किसका आकार बना रहा है, गुटी का आकार बना रहा है, इसको गुटी दाब कहते हैं। अब यहाँ देखना आप लोग, इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो लीची, एक है अमरूद,
जितने भी लेयरिंग के मेथड हैं, ध्यान दें, जितने भी लेयरिंग के मेथड हैं उन मेथड में से सबसे अधिक जो पौधे उत्पादन करे जा सकते हैं वो एयर लेयरिंग है। क्यों? बाकी में इतने ज़्यादा पौधे उत्पन्न नहीं करे जा सकते, उसमें जो ब्रांच होते हैं उसी को टिका के फिर नए पौधे तैयार करे जाते हैं। इसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। मान लो है कि पेड़ के ऊपर एक से अधिक 10 से 15 तक ब्रांचेज में ऐसे पौधे तैयार करे जा सकते हैं, तो ज़्यादा लाभप्रद ये विधि है। अब यहाँ से यदि बात करें तो आपका जो दाब विधि है, लेयरिंग मेथड है, वो समाप्त होता है। अगला प्रोपोगेशन मेथड की यदि बात करें तो अगला प्रोपोगेशन मेथड है वो है रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम मेथड, रूपांतरित तना कलम या मॉडिफाइड स्टेम कटिंग, मॉडिफाइड स्टेम कटिंग या रूपांतरित तना कलम। यहां देखना ये क्या है, रूप प्लस अंतरित। अंतरित का मतलब होता है बदलना, रूप यानी स्वरूप, आकार या बनावट, बनावट का बदल जाना, बनावट का बदल जाना क्या कहलाता है? रूपांतरित। देखना कैसे होगा, कैसे। इसमें यदि मेथड की बात करें तो कौन कौन से मेथड इसमें होते हैं? सबसे पहला है इसमें ट्यूबर, ट्यूबर यानी कंद। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक कंद है, जमीन के नीचे के हिस्से में ये होता है, और जमीन के नीचे होने से यानी जड़ के रूप में होने से इसमें भोजन संग्रहित तो होता है, और भोजन संग्रहित होने की वजह से ये फूल जाता है, और इसमें ये अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, ये अपस्थानिक कलिकाएं, एडवेंचर अपस्थानिक कलिका। अब हम क्या करते हैं, इस भाग को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको नए पौधे के रूप में उगा सकते हैं, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। होगा क्या कि ये जो भाग है अधिक भोजन की वजह से इसमें फूल जाता है ये, और यहाँ ये अपस्थानिक कलिका होती हैं, इनको काट के हम नए पौधे के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की यदि बात करें तो आलू, उदाहरण में आलू, डहेलिया, डहेलिया, आगे है खचरकंद या शकरकंद, जिरेनियम और कसावा भी इसके अलावा इसके उदाहरण होते हैं। तो जिरेनियम और कसावा इसके उदाहरण, उदाहरणों पर विशेष ध्यान दें आप। अगला जो मेथड है दूसरा, अगला है राइजोम। इसको बोलते हैं हिंदी में परकंद। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ ऐसी संरचना होती है, इस तरीके से इसमें एक संरचना होती है, ये इसमें एक तो ये संधि पाई जाती है, ये इनको बोलते हैं संधि, और ये इसके बीच में ये जो है इसको बोलते हैं पर्व संधि, पर्व संधि। तो संधि और पर्व संधि दोनों पाई जाती हैं। तो जो ट्यूबर कंद और परकंद उन दोनों में क्या अंतर हुआ, उसमें अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं, ये संधि और पर्व संधि उस पर नहीं पाई जाती। अब जो ये अपस्थानिक कलिका है वो इस जगह यहाँ पाई जाती है, इस जगह। अब इसके टुकड़े करके सेम उसी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रवर्धन के काम में ले सकते हैं। इसके यदि उदाहरणों की बात करें तो आप जानते हैं इसमें उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी हल्दी, अदरक,
हल्दी, अदरक। इसके अलावा जो जल लिली होती है, वाटर लिली, जल लिली, ये भी इसका उदाहरण है। तो ये क्या हो गया? प्रकंद। अगली यदि बात करें तो अगला जो मेथड है वो है कोर्म। कोर्म या घनकंद। घनकंद क्या होता है? हालांकि ये सारे के सारे हैं रूपांतरित तना के ही रूप, पर थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है। तो अगला क्या है? कोर्म या घनकंद। इसमें ये जो तना होता है ये फूला हुआ सा होता है। इस पे जो ये अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ, ये भी उभरी हुई सी होती हैं, उभरी हुई सी होती हैं। अब इसको काट के इसका भी नए पौधे के रूप में उगा सकते हैं। आप एग्जाम्पल ध्यान दें, जो इसके एग्जाम्पल हैं उनके ऊपर। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें कॉर्म की, तो एक तो होता है अरबी, एक होता है जिमीकंद। अरबी और जिमीकंद इसके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट चौथी यदि बात करें तो वो है आपका बल्ब। बल्ब तो ये जलने वाला बल्ब नहीं है, ये है सल्क कंद। सल्क कंद। इसमें जो होता है बल्ब में, इसमें रूपांतरित जो तना होता है उसकी यदि बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा होता है। आपने देखी होगी संरचना, ये ऐसे कुछ आप पहचान गए होंगे कि ये इस तरीके से किसकी संरचना होती है। ये संरचना है प्याज की। प्याज की तो प्याज में क्या होती हैं? ये लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो यदि बात करें बल्ब में दोनों चीज़ें आएंगी रूपांतरित, तना भी आएगा वह पत्ती भी आएगी। तना वह पत्ती दोनों आएंगी। तो प्याज की यदि बात करें तो प्याज में क्या होता है? रूपांतरित पत्तियां होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा यदि रूपांतरित तना व पत्ती दोनों का उदाहरण देखिए तो इसमें उदाहरण है आपका लहसुन। इसका अच्छा उदाहरण है। तो जो लहसुन की आप देखते होंगे कि जो कली होती है उसको काम में लिया जाता है प्रवर्धन के लिए। तो वो जो कली होती है, कलियाँ होती हैं, उस एक कली को क्या बोलते हैं? सिंगल को क्लोव। पूछा जाता है एग्जाम में। प्रवर्धन के रूप में जो लहसुन की कली काम में ली जाती है उस सिंगल कली को क्या बोलते हैं? क्लोव बोलते हैं। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? सलकंद का ही होगा वैसे तो, लेकिन रूपांतरित तना व पत्ती दोनों का है प्लस लगा के। लेकिन इसकी यदि बात करें तो प्याज किसका हो गया? रूपांतरित पत्ती का। अब यहाँ यदि उदाहरण की बात करें तो एक तो क्या हो गया इसमें प्याज, एक हो गया लहसुन, और इसके अलावा होता है रजनीगंधा। रजनीगंधा ये इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से यदि देखें तो आपका मॉडिफाइड स्टेम कटिंग ये भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो प्रकार बचे हैं, आपके प्रकार बच गए। एक तो बच गया ग्राफ्टेज, जिसमें बडिंग और ग्राफ्टिंग दोनों आएंगे। एक बचा है आपका टिश्यू कल्चर, इन दोनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, किसी नए टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो, किसी समस्या का सामना, इससे संबंधित कुछ हो रहा हो तो आप कमेंट करें। और भी विद्यार्थियों का हित हो सके, क्योंकि परीक्षाएं अब नज़दीक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।